2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के साथ ही अभी से ही 2024 के लिए भी सियासी बिसात अब बिछने लगी है। मुंबई में विपक्ष ने गठबंधन के अलायंस इंडिया की बैठक में 2024 में मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का दावा किया, लेकिन क्या कांग्रेस के मजबूती के बिना यह संभव है? क्योंकि देश के पिछले 2 चुनाव का ट्रेंड यह रहा है कि अधिकतर सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर होती रही है, जिसमें बाजी बीजेपी के हाथ में रही है और ऐसे में कांग्रेस की जीत के लिए कांग्रेस का मजबूत होना ही एक विकल्प है। इधर राजस्थान के रण में अमित शाह ने आज हुंकार भरी और बीजेपी की दूसरी परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। चुनावी सियासत से जुड़ी अहम खबरों और उन खबरों के मायने आखिरकार क्या हैं, ये जानने के लिए चलिए देखते हैं 23 की डगर 24 पर नजर। भारत माता की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष के अलायंस इंडिया ने 1 सितंबर को मुंबई में अपनी कोऑर्डिनेशन कमेटी का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन इस अलायंस का लोगो तय नहीं हो पाया और इसके अलावा गठबंधन के दलों के बीच में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आखिरकार क्या होगा, इस पर अभी कोई बात आगे नहीं बढ़ पाई है। लेकिन सीट शेयरिंग से पहले इस बात का ध्यान रखना होगा कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर थी और ऐसे में एक बात साफ है कि अगर इंडिया को जीतना है तो कांग्रेस को मजबूत होना होगा। रिपोर्ट देखिए। (2024) का लोकसभा चुनाव चलेगा विपक्षी एकजुटता का दाव। एनडीए बनाम इंडिया में है सच्चाई या बीजेपी कांग्रेस में ही सीधी लड़ाई। विपक्षी अलायंस इंडिया की तीसरी बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सभी नेताओं ने एक सुर से दावा किया कि 2024 में मोदी सरकार की विदाई तय है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मुताबिक जो लोग मंच पर हैं, वे देश के 60% लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी वे एकजुट होकर लड़ेंगे तो बीजेपी जीत ही नहीं सकेगी। और अभी क्या है देखिए, तेलंगाना में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, जो कर्नाटक में हुआ है वही यहां होने वाला है। और फिर उसके बाद नेशनल इलेक्शंस में जो इंडिया अलायंस है वो बीजेपी को हराने जा रहा है। चाहे मीडिया कुछ भी कह ले, चाहे हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करे, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। कांग्रेस पार्टी चुनाव को जीतने वाली है। जाहिर है बीजेपी को आसानी से हरा देने वाली बात राहुल गांधी अति उत्साह में कह रहे हैं। बेशक ऊपर से देखने में 2024 का आम चुनाव एनडीए बनाम इंडिया लग रहा है, लेकिन असल में सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई तो ये है कि पिछले 2 चुनाव की तरह ही ये चुनाव भी बीजेपी बनाम कांग्रेस ही होने वाली है। इस सोच के पीछे की वजह समझने की जरूरत है। दरअसल इंडिया में 28 दल शामिल जरूर हैं, लेकिन इनमें कांग्रेस को छोड़कर सभी दलों का 1 से अधिक राज्यों में कोई उपस्थिति नहीं है। ऐसे में साथ रहते हुए भी मजबूत कांग्रेस के बगैर बीजेपी को हराना आसान नहीं होगा। ये बात किस आधार पर कही जा रही है, इसको समझने के लिए देश में हुए पिछले 2 लोकसभा चुनाव में हुई सीधी टक्कर और उनके नतीजों पर नजर डालते हैं। देश में लोकसभा की कुल 553 सीटें हैं, जिनमें 2019 के लोकसभा चुनाव में 190 सीटों यानी तकरीबन 35% सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर हुई, जिनमें से 176 सीटों पर कमल खिला तो 14 सीटों पर कांग्रेस के हाथ बाजी लगी। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन 190 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस की सीधी टक्कर हुई,
उनमें 134 सीटों पर क्षेत्रीय पार्टियों का दखल नहीं के बराबर है। ऐसी अधिकतर सीटें मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, असम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और गोवा की हैं। यानी इन राज्यों में बीजेपी को तभी हराया जा सकता है जब कांग्रेस मजबूत हो। करीब करीब ऐसी ही स्थिति 2014 के लोकसभा चुनाव में भी थी, जब बीजेपी और कांग्रेस के बीच 185 सीटों पर सीधी टक्कर हुई थी। तब बीजेपी ने 162 सीटों पर जीत का परचम लहराया था, जबकि कांग्रेस ने 23 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2014 में जिन सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला था, उनमें 141 सीटें ऐसी थीं जहां क्षेत्रीय पार्टियां यानी कि इंडिया का दखल लगभग नहीं के बराबर है। हर चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणा, असम, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल, अरुणाचल, चंडीगढ़ और गोवा में सीधी टक्कर होती है। यहाँ पर कांग्रेस को छोड़कर इंडिया के किसी दल का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन राज्यों में 131 सीटें ऐसी हैं जहां पर 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 50% से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। बात साफ है, तस्वीर पलटने के लिए कांग्रेस को ही जोर लगाना होगा। अब एक नजर डालते हैं एनडीए और इंडिया में शामिल दलों और उनके प्रभाव पर। बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए में 38 दल शामिल हैं। लोकसभा में एनडीए के 329 सांसद हैं, जिनमें अकेले बीजेपी के 301 सांसद हैं। एनडीए की 9 पार्टियों ने तो 2019 लोकसभा चुनाव में कोई कैंडिडेट तक नहीं खड़ा किया। 16 पार्टियों ने कैंडिडेट तो खड़े किए, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत सके। 7 पार्टियों ने एक सीट जीती। वहीं 5 पार्टियों के 22 सांसद हैं, जिनमें शिंदे शिवसेना के 13, लोजपा पशुपतिनाथ और लोजपा चिराग पासवान मिलाकर 6 और अपना दल के 2 सांसद हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी का अकेले वोट शेयर 37.7% था। वहीं 37 पार्टियों का 7% यानी एनडीए का कुल वोट शेयर तकरीबन 45% है। इससे साफ है कि एनडीए में भले ही 38 पार्टियां हैं, लेकिन मुख्य पार्टी बीजेपी ही है। इंडिया में शामिल दलों के कुल 141 लोकसभा सांसद हैं। इनमें 49 सांसद कांग्रेस के हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस के 23, डीएमके के 24 और जेडीयू के 16 सांसद हैं। इसके अलावा 12 पार्टियों के 29 सांसद हैं। इनमें आप, उद्धव, शरद पवार और लेफ्ट पार्टियां शामिल हैं। इसके अलावा 10 पार्टियों का अपना कोई सांसद नहीं है। इनमें आरजेडी, आरएलडी और पीडीपी जैसी पार्टियां हैं। इंडिया का कुल वोट शेयर तकरीबन 38% है। इसमें से कांग्रेस का सबसे ज्यादा वोट शेयर करीब 20% है। देश के चुनावी इतिहास पर गौर करें तो पिछले 3 दशक से कांग्रेस 30% वोट शेयर हासिल नहीं कर पाई है। 1991 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 36% वोट जरूर मिले थे, जबकि 1991 में बीजेपी को 20% वोट मिले थे। यानी कांग्रेस और जनता पार्टी के बाद 20% वोट पाने वाली बीजेपी तीसरी पार्टी बनी। बीजेपी के वोट फीसदी का ग्राफ बढ़ता गया और 2019 में बीजेपी 37% पर पहुंच गई। वहीं कांग्रेस 20% पर जा गिरी। ऐसे में अगर कांग्रेस 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के मंसूबे पाल रही है, तो इस ग्राफ को 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 92% तक था, जबकि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट न के बराबर था। ऐसे में कांग्रेस को कम से कम 188 सीटों पर अपने स्ट्राइक रेट को 50 से 70% तक सुधारना होगा। सबसे बड़ी बात ये कि इन सीटों पर इंडिया में शामिल कोई दूसरी पार्टी उसकी मदद भी नहीं कर पाएगी, यानी सब कुछ कांग्रेस को ही करना है।
वहीं गठबंधन के लिहाज से जो मुश्किल वाले राज्य हैं, वहां पर भी गेंद कांग्रेस के ही पाले में है। इन राज्यों में भी कांग्रेस को ही तय करना है कि वो सीटें लेने पर जोर देगी या उन्हें दूसरी पार्टियों के लिए छोड़ेगी। दोनों ही स्थितियों में ये गठजोड़ कामयाब होगा या नहीं, ये कांग्रेस की रणनीति और रवैये पर ही निर्भर करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। भारत माता की। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और कुछ अर्जी भी सुनी। पीसीसी में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। मधुसूदन मिस्त्री लोकसभा प्रभारियों और कोऑर्डिनेटर्स की बैठक ले रहे हैं। दोपहर 2 बजे लीडरशिप डेवलपमेंट पर मंथन होगा। प्रदेश में एम्बुलेंस का चक्का जाम, 108, 104 की सेवाएं ठप, मरीजों की बढ़ी मुश्किलें, संविदा कैडर में शामिल किए जाने की मांग। बीजेपी मिशन राजस्थान पर है। आज गृह मंत्री अमित शाह डूंगरपुर आएंगे। दोपहर 12:35 पर बेणेश्वर धाम पहुंचेंगे, जहां अमित शाह पूजा अर्चना करेंगे और परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जोधपुर दौरा है। राजकीय उम्मेद स्टेडियम में शहरी और ग्रामीण ओलंपिक खेलों का अवलोकन करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देर रात प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में त्वरित फैसलों के लिए राज्य में 50 फास्ट ट्रैक कोर्ट खोलने पर विचार विमर्श हुआ। सीएम ने शव रखकर प्रदर्शन करने की घटनाओं पर चिंता जाहिर की। बारिश की कमी से तबाह हो रही खरीफ की फसलों पर सरकार गंभीर दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जल्द किसानों के हित में बड़ी घोषणा कर सकते हैं। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने एक राष्ट्र एक चुनाव की जांच के लिए केंद्र द्वारा गठित 8 सदस्यीय समिति का हिस्सा बनने के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में एक लंबे पत्र में अपना पक्ष रखा है। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की सनातन धर्म को खत्म कर देने चाहिए वाली टिप्पणी पर राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि सनातन धर्म को किसी भी कीमत पर खत्म नहीं किया जा सकता। कठुआ में माहौल खराब करने की कोशिश की गई। अज्ञात लोगों ने आईएसबीटी की दीवार पर वेलकम पाकिस्तान लिख दिया। मामले में पुलिस ने जांच शुरू की। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत कठूमर मार्ग पर जावली के तिराहे के पास कार ने बाइक सवार दंपति और उनके 6 साल के बेटे को कुचल डाला, जिससे बाइक सवार तीनों की मौत हो गई। कोटा के टावा कस्बे में पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष भरत पारेता पर अज्ञात बाइक सवार युवकों ने चाकू और लाठियों से हमला कर दिया, जिसमें पारेता गंभीर रूप से घायल हो गए। किशनगढ़ में टैंकर में भीषण आग लग गई। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। ड्राइवर और खलासी ने कूदकर जान बचाई। कोटा के सुल्तानपुर के अमरपुरा की कालबेलिया बस्ती में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की वजह से झोपड़ियों में रखे 10 क्विंटल अनाज सहित राशन सामग्री जलकर राख हो गई। डीग में बदमाश एसबीआई का एटीएम उखाड़ ले गए। एटीएम में 35 लाख रुपए होने की सूचना है। मनोहरपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी विक्रम सराधना उर्फ फौजी भिंडौर इलाके का रहने वाला है। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में 2 प्रॉपर्टी डीलर पानी की टंकी पर चढ़ गए। दोनों डीलर कल शाम से ही पानी की टंकी पर चढ़े हैं। नगर पालिका के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है। झुंझुनू के बीड़ वन क्षेत्र में सोती बुडाना मार्ग पर देर रात को सड़क हादसा हो गया। एक अनियंत्रित कार तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत की है। आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले के बेणेश्वर धाम में आयोजित कार्यक्रम में
अमित शाह ने दूसरी परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इससे पहले उन्होंने जनसभा में प्रदेश के कांग्रेस सरकार पर जोरदार हमला बोला। यात्रा से परिवर्तन का संकल्प होगा साकार। यह यात्रा भारतीय जनता पार्टी की जो निकल रही है वो 19 दिन घूमेगी, लगभग 2500 किलोमीटर घूमेगी। बेणेश्वर के दरबार से शाह की हुकार। सत्ता परिवर्तन के लक्ष्य के साथ बीजेपी पूरे राजस्थान में परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाल रही है। 2 सितंबर को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सवाई माधोपुर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर से पहली परिवर्तन यात्रा को रवाना किया। तो रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले के प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम से दूसरी परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर पार्टी के बीजेपी के राजस्थान चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सहित प्रदेश बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने से पहले आयोजित जनसभा में अमित शाह ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। शाह ने कहा कि जब परिवर्तन यात्रा समाप्त होगी तब तक गहलोत सरकार की रवानगी तय हो चुकी होगी। शाह ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि दंगा कराने वाली गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकिए। आपके गृह मंत्री कहते थे हिंदू टेरर चल रहा है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, टेरर के साथ हिंदू का नाम जोड़ना आपको सहमत है? जोर से बोलिए, सहमत है? ये इंडी अलायंस, एक गठबंधन गठबंधन वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने गहलोत सरकार की फ्री बिजली की घोषणा को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि जब लोगों को गांव में बिजली मिल ही नहीं रही तो फ्री करने का कैसा और क्या फायदा होगा। उन्होंने प्रतापगढ़ में महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने का मामला उठाते हुए कहा कि इस क्षेत्र के विकास के लिए फिर से बीजेपी की सरकार बनानी होगी। बिजली पानी की कितनी समस्या है, बिजली मिलती है आप लोगों को? बिजली मिल रही है? किसी को नहीं मिल रही है। ना बिजली मिल रहा है, ना सही तरीके से पानी मिल रहा है। तो आपको ये कह के बरगलाना कि बिजली फ्री मिलेगी, इससे क्या मतलब है? जब बिजली आ ही नहीं रही है तो आपको फ्री देने का मतलब क्या, कहने से मतलब क्या है? हमारी अभी यहाँ डूंगरपुर के अंदर 6 बच्चियों के साथ जो शोषण हुआ है वो आप लोग सबको अच्छी तरह से मालूम है। इसके साथ साथ ब्लैकमेल करना और उसके साथ साथ सरकार की शह पे धर्म परिवर्तन करने का काम किया गया है। लेकिन अब वो दिन गए। मैं समझती हूं कि समय आ गया है। महिलाओं को अपनी जगह को संभालने की जरूरत है। आप लोग सबको इकट्ठा होने की जरूरत है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने अपने संबोधन में उदयपुर के कन्हैया लाल हत्याकांड को उठाया और कहा कि यदि अमित शाह एनआईए नहीं भेजते तो कन्हैया लाल के हत्यारे नहीं पकड़े जाते। अब राजस्थान की पुलिस की कमजोर कार्य कि गृह मंत्री महोदय, अगर एनआईए की टीम आप नहीं भेजते तो शायद वो कन्हैया के हत्यारों को पकड़ने का आज दिन तक काम नहीं हो पाता। लेकिन दुर्भाग्य है कि जैसे जयपुर बम ब्लास्ट में इन्होंने हल्की पुलिस कार्रवाई की और वो आतंकवादी बरी हो गए, वैसे ही इस पुलिस की नाकामी के कारण आज वो कन्हैया जी के हत्या करने वाला वो हत्यारा, जहां पुलिस की कमजोर कार्रवाई के कारण उसकी जमानत हो गई और जिन लोगों ने उन हत्यारों को पकड़ा, आज दिन तक इस सरकार ने उसको सुरक्षा नहीं दी।
इससे पहले अमित शाह ने बेणेश्वर धाम स्थित राधा कृष्ण मंदिर में दर्शन किए और महंत अच्युतानंद महाराज से धाम को लेकर चर्चा की। बीजेपी की ये यात्रा 19 दिन में 2433 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए कुल 52 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी। बीजेपी की इस परिवर्तन यात्रा के पीछे का मुख्य उद्देश्य उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग के विधानसभा सीटों पर मजबूत पकड़ बनाना है। इसके मार्ग में डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिलों की विधानसभा सीटें शामिल है। इस यात्रा का लक्ष्य आदिवासी वोटरों को भी साधने का है। बता दें कि विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने सभी 200 विधानसभा सीटों से गुजरने वाली 4 परिवर्तन यात्राओं की प्लानिंग की है। पहली यात्रा को जेपी नड्डा तो दूसरी यात्रा को अमित शाह ने हरी झंडी दिखाई। अब तीसरी यात्रा का आगाज 4 सितंबर यानी सोमवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे, तो 5 सितंबर को हनुमानगढ़ से शुरू होने वाली यात्रा को नितिन गडकरी हरी झंडी दिखाएंगे। माना जा रहा है कि इन यात्राओं के जरिए बीजेपी प्रदेश में अपनी सियासत की जमीन मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है, ताकि एक बार फिर राजस्थान में राज बदलने का रिवाज कायम रह सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए डूंगरपुर से जयेश पवार की रिपोर्ट। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो वहीं राजस्थान में राज बदलने के संकल्प के साथ बीजेपी की 2 परिवर्तन यात्राएं शुरू हो गई और तीसरी परिवर्तन यात्रा की अब बारी है, जो कि सोमवार को शुरू होगी। जैसलमेर के रामदेवरा से शुरू होने वाली इस यात्रा को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हरी झंडी दिखाएंगे। भीषण हुआ राजस्थान का रण। 4 सितंबर से परिवर्तन यात्रा का तीसरा चरण। जैसलमेर के रामदेवरा से कांग्रेस को ललकार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भरेंगे हुंकार। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाद अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजस्थान के रण में अपना दम दिखाएंगे। जी हां, राजनाथ सिंह 4 सितंबर से शुरू हो रही बीजेपी की तीसरी परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। इस यात्रा का शुभारंभ जैसलमेर जिले के प्रसिद्ध रामदेवरा से होगा, जहां बाबा रामदेव की समाधि स्थल पर पूजा के बाद राजनाथ सिंह तीसरी परिवर्तन यात्रा को रवाना करेंगे। इसे लेकर राजनाथ सिंह का पूरा कार्यक्रम तय हो गया है। सुबह 9:45 पर राजनाथ सिंह दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से रवाना होंगे और सुबह 11:10 पर जैसलमेर पहुंचेंगे। ठीक 5 मिनट बाद यानी कि 11:15 पर राजनाथ सिंह हेलीकॉप्टर से रामदेवरा पहुंचेंगे और फिर 11:35 पर बाबा रामदेव के समाधि स्थल जाएंगे। 11:45 पर समाधि स्थल पर पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद दोपहर 12:10 पर परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे। इस दौरान रक्षा मंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और फिर दोपहर 1:45 पर रामदेवरा से जैसलमेर रवाना हो जाएंगे। जैसलमेर के रामदेवरा से शुरू होने वाली बीजेपी की तीसरी परिवर्तन यात्रा सबसे बड़े इलाके को कवर करेगी, जो तकरीबन 18 दिनों तक चलेगी। इस दौरान ये यात्रा तकरीबन 2574 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस यात्रा में जैसलमेर, जोधपुर, पोखरण, मेड़ता, डेगाना, शेरगढ़, बिलाड़ा, अजमेर, पुष्कर, नागौर सहित 51 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी। बीजेपी की इस परिवर्तन यात्रा को लेकर इलाके के बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है और इसको सफल बनाने के लिए पार्टी कार्यकर्ता जोर शोर से जुटे हुए हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से सावलदान रत्नू की रिपोर्ट। तो चलिए इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।